Good morning, students. In the last session, we have seen the multiplication of the matrices and the properties of the transpose of the matrices. Right? Today, we are going to start with the next topic of the matrices, which is elementary transformation. This topic I have already taught you. Okay, so this is basically the revision of the topic elementary transformation, which we have seen. So we'll start with the elementary transformation. What does elementary transformation means? Elementary transformation means that we are going to perform some operations on rows or columns on each and every element of the rows and the columns. Okay? How? There are three different steps or three different types in which we can perform the elementary transformation. We'll see how to do it. First is interchanging any two rows or a column. Always keep in mind, either you can perform operations on the rows or the column. You cannot perform the operation on row and column. ठीक है, जो कोई भी ऑपरेशन आप करने वाले हो, एक तो दो रोज के बीच में होगा या दो कॉलम्स के बीच में होगा. एक रो और एक कॉलम के बीच में कोई भी ऑपरेशन आप कर सकते नहीं हो. ठीक है, सो दैट कीप दैट इन माइंड. सो इंटरचेंजिंग एनी टू रोज और द कॉलम्स, दैट मीन्स आइदर वी विल इंटरचेंज द रोज या फिर वी विल इंटरचेंज द कॉलम्स. ठीक है, हाउ टू डू इट? पे अटेंशन ओवर हियर. नाउ दिस इज ए, वी आर हैविंग दिस ए. ठीक है, ए में R1 कौन सा है? R1 इज 5 7, राइट. व्हाट इज R2? इट इज 3 and 2. C1 क्या है वहां पे? 5 3 एंड C2 क्या है? 7 2, राइट. आई वॉन्ट टू इंटरचेंज, आई वॉन्ट टू डू द एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑन द रोज. सबसे पहले रो R1 R2, ये सिंबल जो होता है वो किसका होता है? इंटरचेंज का. मतलब R1 की जगह R2 आ जाएगा, R2 की जगह पे R1 आने वाला है. ठीक है, सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, R1 5 7 है, वो कहाँ पे चला जाएगा? R2 की जगह, सेकंड स्लॉट पे. और सेकंड जगह पे जो R2 है वो कहाँ पे चला जाएगा? R1 पे. दिस सिंबल शुड बी ऑफ अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू. ये इक्वल्स टू के सिंबल नहीं हो सकते. ठीक है, एनी प्रॉब्लम? समझ में आ गया? सो ए अब क्या कर रहे हैं, देखो R1 R2 इंटरचेंज कर रहा है. R2 ऊपर से, R2 क्या है? 3 2, तो यहाँ पे देखो 3 2 ऊपर आ गया. यहाँ पे जो R2 था वो यहाँ पे क्या बन गया? अभी R1 बन गया. व्हाट वाज R1 देयर? 5 7, वो नीचे आ जाएगा, मतलब ये R2 बन गया. मतलब पहले R1 ऊपर था, R2 नीचे था, अभी R1 ऊपर आ गया एंड R2 नीचे आ गया. एनी प्रॉब्लम? समझ में आ गया? सॉरी, हाँ, दैट इज द थिंग. इफ यू वांट टू नो तो यहाँ पे R2 एंड R1 लिख लेता हूँ, जो प्रीवियस से कनेक्शन में आपको समझ में आ जाएगा. दैट मीन्स वी हैव इंटरचेंज द प्लेसेस ऑफ द रोज, राइट. सेम फॉर द कॉलम C1 C2. C1 क्या है? 5 3, C2 क्या है? 7 2, तो 5 3 यहाँ पे चला जाएगा, 7 2 यहाँ पे आ जाएगा. देखो 7 2 5 3, मतलब पहला जो कॉलम था वो सेकंड जगह पे चला गया. देखो यहाँ पे ये 5 3 था तो यहाँ पे आ गया, एंड दिस 7 2 वाज C2, वो यहाँ पे C1 हो गया. समझ में आ गया? एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का फर्स्ट टाइप, जिसमें हम रोज एंड कॉलम्स को क्या करते हैं? इंटरचेंज करते हैं. मतलब डायरेक्टली हम क्या करते हैं कि रो, इफ आई एम सेइंग R1 R3, द इंटरचेंजिंग ऑफ R1 R3, at the place of R1 I am going to write R3 and at the place of R3 I am going to write R1. मतलब R1 और R3 को स्वैप कर देंगे. समझ में आ गया ये इंटरचेंजिंग ऑफ एनी टू रोज और कॉलम? ठीक है. नेक्स्ट एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, नेक्स्ट टाइप जो होता है, नेक्स्ट ऑपरेशन जो हम करते हैं, विच इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम बाय अ नॉन जीरो स्केलर नंबर. ठीक है, दैट मीन्स वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई अ रो और अ कॉलम. किसी भी रो को या कॉलम को हम मल्टीप्लाई करने वाले किसी भी नंबर से, और उसी नंबर को हम क्या कहते हैं? स्केलर भी कहा जाता है. ठीक है, स्केलर का मतलब मैंने इसके लिए जानबूझ के वहां पे लिखा, टेक्स्ट बुक में सिर्फ स्केलर बोला है उन्होंने, इसके लिए मैंने यहाँ पे नंबर भी लिख के दे दिया. एनी प्रॉब्लम? प्लीज पे अटेंशन नाउ. दिस इज द सिंपलेस्ट ऑफ द ऑपरेशंस. ठीक है, ये दोनों जो दिख रहे हैं ना पहले दो, वो सिंपलेस्ट ऑफ द ऑपरेशन या ट्रांसफॉर्मेशन है. व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू टेक अ नंबर एंड वी हैव टू मल्टीप्लाई द नंबर बाय दैट नंबर टू द होल रो और कॉलम. For example, here I am having A as 1 2 4 2 5 1 3 0 3. I am writing a operation over here, transformation over. What is the transformation? 4 R2. That means 4 times of R2. अब ऑपरेशन कहाँ पे कर रहा हूँ मैं? R2 में. तो R1 एंड R3 में कुछ चेंजेस आने वाले क्या? नहीं. तो देखो ये R1 1 2 3 1 2 3 as it is. R3 4 1 3 4 1 3 as it is. The only changes that are going to occur are in R2. 4 times of R2, मतलब each and every, I am circling the elements, these 3 elements, each and every element would be multiplied by 4. So 4 into 2 is 8, 4 into 5 is 20, and 4 into 0 is 0.
that's what that means I have performed the operations on R2, that is a multiplication of and by any scalar. Any problem? जिस किसी को आप ऑपरेशन कर रहे हो, आप एलिमेंट ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो, the changes are going to happen in that particular row or the column only. Any problem? Now whatever we have seen over here, उन दोनों का कॉम्बिनेशन थर्ड वाला टाइप है. यहाँ पे उन्होंने बोला है एडिंग अ स्केलर मल्टीप्लीकेशन या मल्टीपल्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम टू द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ अदर रो और कॉलम. अब पढ़ने में डिफिकल्ट लग सकता है, बट इसमें करना क्या है, ठीक है. समझो मेरे पास R1, R2, R3 है. इसका एग्जांपल लेके आपको बता दूंगा कैसे करना है, बट अभी समझ लो. अब मुझे समझो, मुझे R1 को कुछ ऑपरेशन करके कुछ लाना है. अब मुझे ऐसे दिख रहा है कि अगर मैं R2 का समझो 5 टाइम्स, मतलब R2 में जो एलिमेंट है उसका 5 टाइम जो है वो अगर R1 में ऐड करूंगा तो मुझे आंसर मिलने वाला है. तो हाउ एम आई गोइंग टू राइट? R1 चेंजेस टू R1 प्लस 5 टाइम्स ऑफ R2. क्योंकि मुझे जो अभी यहाँ पे इतना क्लियरली समझ में नहीं आएगा, बट ये जो स्टेटमेंट लिखा है उसका मतलब ये है एडिंग, ये देखो एडिंग स्केलर मल्टीपल्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ एनी रो. देखो स्केलर मल्टीपल्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम टू द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ अदर रो, मतलब टू द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ अदर रो, मतलब इस रो का स्केलर मल्टीपल हमने ऐड किया दूसरे रो में, ठीक है. ये इसका मतलब है. अब आप एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल में देखते हैं उन्होंने कैसे बताया है. हियर ए इज गिवन एज 2, 5, 7, 8. अब बेसिकली यहाँ पे रो के ट्रांसफॉर्मेशन बता रहा हूं मैं. बेसिकली एग्जैक्टली सेम लॉजिक वुड बी अप्लाई टू द कॉलम. मतलब एक बार मेथड समझ में आ गए तो आप रो या कॉलम दोनों में से कहीं पे भी वो अप्लाई कर सकते हो. सो हियर फर्स्ट रो इज 2 and 5 एंड सेकंड रो इज 7, 8. यहाँ पे मैंने ऑपरेशन लिखा है R2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ R1. अब इसको दो तरीके से लिखा सकता है. एक तो आप ऐसे लिखोगे R2 चेंजेस टू R2 प्लस 2 R1, या फिर ऐसे. बट उस टाइम पे अभी देखो यहाँ पे क्या क्लियरली समझ में आ रहा है, R2 चेंज हो रहा है, उसमें R2 प्लस 2 R1 कर रहे हैं. यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है कहाँ पे चेंजेस करने. तो आप समझने का कि पहला जो टर्म हम लिखने वाले, जो रो या कॉलम रहेगा, द चेंजेस आर गोइंग टू हैपन इन दैट पर्टिकुलर रो ओनली. ठीक है. इफ यू आर क्लियर विद दिस, ये नहीं लिखा तो भी चलेगा. अगर आपको कंफ्यूजन आ सकता है आगे जाके तो ऐसे लिखो R2, इसका मतलब है चेंजेस टू, एरो है, R2 चेंजेस टू R2 प्लस 2 R1. अब लेट्स जस्ट सी हाउ टू सॉल्व दिस वन. अब R2 किस में चेंजेस आने वाले? R2 में. R1 में कुछ चेंजेस है क्या? नहीं. तो R1 वुड बी एज इट इज, 2 and 5 एज इट इज. देखो 2 और 5 मैंने एज इट इज लिख दिया. नाउ द चेंजेस आर गोइंग टू हैपन इन R2. अब R2 में क्या चेंजेस होने वाले? 2 टाइम्स ऑफ R1 ऐड होगा. अब R2 का हर एलिमेंट देखो, अब ये एलिमेंट है, इसके साथ कौन सा एलिमेंट है R1 का? 2. 7 और 2, ठीक से समझ लो. अभी 7 में चेंजेस होने वाले हैं, बट किसके साथ? 2 के साथ. 8 में चेंजेस होने वाले हैं, 8 R2 में है, 8 के साथ R1 में कौन है? 5. मतलब 7 और 2 में रिलेशन है, 8 और 5 में रिलेशन है. अब हमारे पास क्या है? R2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ R1. R2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ R1 मतलब 7, जो R2 में, R2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ R1 है ना, 7 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 2 यहाँ पे लिखा है. देखो 7 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 2. समझ में आ गया R2 एंड करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कैसे लेने के, क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है. फिर से यहाँ पे हो गया 7. अब 8 के लिए कैसे करोगे? हमें पता है R2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ दिस R1, तो 8 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 5. देखो यहाँ पे लिख लिया है 8 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 5. सो 2 5 एज इट इज, 2 5 एज इट इज. 7 प्लस 4 इज 11 एंड 8 प्लस 10 इज 18. होपफुली यू हैव गेट योर कॉन्सेप्ट्स क्लियर. अब ये जो टॉपिक है ये काफी बड़ा है. मतलब पहले एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस है, देन इनवर्स मैट्रिक्स है, देन फाइंडिंग ऑफ इनवर्स मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन है, एंड फोर्थ टॉपिक है फाइंडिंग द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स बाय एडजॉइंट मेथड. सो व्हाट आर वी गोइंग टू डू इन वन लेक्चर? इट इज नॉट पॉसिबल टू कवर ऑल द थियरी. ठीक है. सो व्हाट विल डू, एक एक टॉपिक खत्म होने का, समझो ये एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन खत्म हो गया ना, तो एक्सरसाइज में इस टॉपिक पे जो क्वेश्चन है वो हम सॉल्व करके लेंगे. उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे दैट एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के बाद हम इनवर्स स्टार्ट करेंगे, तो इनवर्स के जो क्वेश्चन होंगे वो सॉल्व करके लेंगे. देन ऐसे लाइकवाइज वी विल सॉल्व होल एक्सरसाइज. ठीक है. तो इसका कंडीशन समझने की, कंसेप्ट समझने के लिए एक और एग्जांपल मैंने कॉलम वाइज के लिए लिया. ठीक है. नाउ वी विल सी फॉर द कॉलम वाइज. व्हाट इज बी? बी इज 3 1 minus 2 4. दिस वी आर हैविंग 3 1 minus 2 and 4. नाउ हियर द changes or the transformation is C1 minus 2 times of C2. This can be written as, हमें पता है चेंजेस किस में होंगे? C1 में. तो C1
चेंजेस टू C1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ C2, ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे और ऐसे दोनों में से कोई भी लिख सकते हो। अब चेंजेस किस में आ रहे हैं? C1 में। अब मैं यहाँ पे C1 C2 लिख देता हूँ। C1 में चेंजेस आ रहे हैं, C2 चेंज होगा क्या? फिर नहीं, तो -2 4 मैंने एज इट इज लिख लेता हूँ, -2 4। अब आपको करना क्या है? C1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ C2। अब ये ऑपरेशन जो दिख रहा है भाई, C1 का 3, उसके साथ कौन है सामने? C2 का -2, मतलब इन दोनों में ऑपरेशन, सॉरी यहाँ पे C1 में 3 है और C2 में कौन है? -2, मतलब इन दोनों में ऑपरेशन होने वाला है 3। क्या ऑपरेशन है? -2 टाइम्स ऑफ C2, 3 -2 टाइम्स ऑफ -2, 3 -2 टाइम्स ऑफ -2। समझ में आ गया? सेम फॉर दिस, 1 -2 टाइम्स ऑफ 4, 1 -2 टाइम्स ऑफ 4। ओके, सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 + 2 × 4, 3 + 4 7 हो जाएगा। 1 - 2 टाइम्स ऑफ 4 इज 8, 1 - 8 इज -7, और ये -2 4 एज इट इज रहा था। यहाँ पे इक्वल टू का सिंबल नहीं, सिमिलर का सिंबल दिखाओगे, बिकॉज वो सेम नहीं होता है बट सिमिलर होते हैं एक दूसरे को। ठीक है, वैल्यूज सेम नहीं होती है बट मैट्रिक्स एक दूसरे को सेम होते हैं, वैल्यूज एग्जैक्टली सेम उनकी होती नहीं है। समझ में आ गया ये टॉपिक कैसे ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं? ओके, जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था, हम एक टॉपिक खत्म करने के बाद उसकी एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करने वाले। अभी हमने देखा एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। ठीक है, 3 टाइप्स देखे थे, एक तो रोज एंड कॉलम्स को इंटरचेंज करना है, दूसरा किसी स्केलर से, स्केलर मतलब नंबर से किसी रो या मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो, एंड सेकंड थिंग एडिंग अ मल्टीपल ऑफ एनी रो टू द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ द अदर रो, वो भी हमने देख लिया। अब उसी बेस पे हमारे एक्सरसाइज 2.5 में क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट हैव दे सेड? क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है उन्होंने? क्वेश्चन नंबर 1 में उन्होंने बोला है कि आपको मैट्रिक्स दिए गए और उन पे ऑपरेशंस करना है। तो उसमें 3 सब क्वेश्चन है, उसमें से हम सेकंड एंड थर्ड सॉल्व करें। फर्स्ट आपको होमवर्क रहने वाला है। तो सेकंड में आपको ये मैट्रिक्स दिया है 2 1 4 -5, और उन्होंने टेक्स्ट बुक में आपको बताया कि C1 C2 का ये ऑपरेशन करना है। ये किसके लिए सिंबल है? ये वाला डबल एरो वाला, इट इज सिंबल फॉर इंटरचेंजिंग, मतलब C1 C2 एक दूसरे को इंटरचेंज करेंगे, स्वैप करेंगे, काफी बेसिक है। तो A = 2 1 4 -5 कॉलम का ऑपरेशन है, तो मैं यहाँ पे C1 और C2 लिख लेता हूँ। अब मुझे क्या करना है? C1 सेकंड नंबर पे लेके आना है, C2 फर्स्ट नंबर पे। तो 4 -5 सेकंड पे था, वो यहाँ पे आ गया फर्स्ट पे, 4 -5, एंड 2 1 was C1, इट विल गो एट द सेकंड प्लेस एज 2 1। तो ये हो गया स्वैपिंग, ये ऑपरेशन आपका C1 C2 का इंटरचेंज में हो गया। ये बेसिक है। ठीक है, अब इसके बाद हमें देखना है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन 3x3 मैट्रिक्स है, एंड ये बहुत ज्यादा, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, इन दिस 2 क्वेश्चंस ओनली आई एम गोइंग टू टेल इन डिटेल हाउ टू डू एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस। आगे जाके जब आपको इनवर्स फाइंड करने के लिए सॉल्व करना है, एट दैट टाइम आई वोंट बी एक्सप्लेनिंग दिस इन दिस मच डिटेल्स। ठीक है, तो इसके लिए प्रॉपरली ध्यान दे दो। अभी समझ लो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस कैसे किए जाते हैं। नाउ in in the third question, B is given as 3 1 -1 1 3 1 -1 1 3. This is the matrix, and they have asked you to perform 2 operations. First is 3 times of R2, and second is C2 changes to C2 minus 4 times of C1. तो सबसे पहले 3R2 कर लेते हैं। 3R2 जो इजी है, कौन सा टाइप है? सेकंड वाला, जिसमें हम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। सो बाय 3R2 इक्वल्स टू, अभी किस में चेंजेस आएंगे? R2 में। तो R1 एंड R3 एज इट इज। R1 क्या है? 3 1 -1 लिख लिया, 3 1 -1। R3 क्या है? -1 1 3 -1 1 3 एज इट इज। द ओनली चेंजेस गोइंग टू हैपन इज इन R2। R2 में क्या है? 1 3 1। उसको क्या करना है? 3 से मल्टीप्लाई। तो 3 × 1 3, 3 × 3 9, 3 × 1 3, मतलब 1 3 1 का क्या बन गया? 3 9 3। एनी प्रॉब्लम? समझ में आ गया पहला ऑपरेशन कैसे किया हमने? ओके, नाउ इसी में हमें आगे चेंज करना है, तो यही आगे कैरी फॉरवर्ड करना है। तो बहुत लोग क्या करते हैं, इसमें चेंजेस करते हैं सेकंड ऑपरेशन। सेकंड ऑपरेशन इसके बाद करना है, बता कि नहीं? व्हाट इज द सेकंड ऑपरेशन? C2 चेंजेस टू C2 minus 4 C1। अब आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए प्रॉपर सॉल्व करके दिया है। ऐसा आपको एग्जाम में सॉल्व नहीं करना है, ऐसा आपको कहीं पे बताया भी नहीं जाएगा, बट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक और द ट्रांसफॉर्मेशन आई एम एक्सप्लेनिंग इट ओवर हियर। व्हाट इज देयर? C2 minus 4 times of C1। किस में चेंजेस आएंगे? C2 में। तो C1 C3 एज इट इज लिख सकते हैं हम डेफिनेटली। तो C1 क्या है यहाँ पे? 3 3 -1 लिख लिया, 3 3 -1। C3 क्या है? -1 3 3 -1 3 3 एज इट इज। ओनली चेंजेस आर गोइंग टू हैपन इन C2। C2 में क्या बोला है? C2 minus 4 C1। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मेरी अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे भी लिख के दिया है। C2 में कौन से 1 9 1, एंड C1 में
1 के साथ कौन है, 1 के साथ 3 है, 9 के साथ 3 है एंड 1 के साथ -1 है। अब मुझे करना क्या है, C2 - 4 टाइम्स ऑफ C1। देखो C2 - 4 टाइम्स ऑफ C1 बराबर है। अब C2, पहले C2 में कौन है, 1, यहाँ पे दिख रहा है 1, 1 में से क्या करना है, इसका 4 टाइम्स माइनस करना है, C2 - 4 टाइम्स ऑफ C1, तो 1 - 4 टाइम्स ऑफ दिस। देखो यहाँ पे लिख लिया 1 - 4 टाइम्स ऑफ 1 के साथ कौन था, 3, तो 3, तो इसका कैलकुलेशन करके आंसर क्या आएगा, -11। अब लेते हैं 9, 9 के साथ यहाँ पे 3 है, तो 9 C2 - 4 टाइम्स ऑफ C1 है, तो 9 - 4 टाइम्स ऑफ 3। देखो यहाँ पे लिखा 9 - 4 टाइम्स ऑफ 3, ये आ गया -3। अगेन 1 - 4 टाइम्स ऑफ दिस। अब देखो यहाँ पे लिखा है 1 - 4 टाइम्स ऑफ -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 प्लस 4 इंटू 1 4, 1 + 4 आ गया 5, मतलब 1 चेंज होके क्या बन गया हमारा -11। तो 1 की जगह पे मैंने क्या लिख लिया, -11। 9 चेंज होके क्या बन गया हमारा, -3, तो 9 की जगह लिख लिया -3 एंड 1, ये देखो ये 1 चेंज होके क्या बन गया 5, तो मैंने यहाँ पे 1 की जगह पे लिख लिया 5। बहुत बेसिक है। अगर कुछ एग्जांपल, 2-3 एग्जांपल आप सॉल्व कर लो ट्रांसफॉर्मेशन के, तो आप लोगों को काफी बेटर वे से समझ में आ जाएगा हाउ टू डू द एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस। एनी प्रॉब्लम, समझ में आ गई ये चीज, श्योर, ठीक है। सो नाउ विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या किया आपको पहले बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको एक मैट्रिक्स दिया गया है एंड आपको बोला गया है बाय यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन। रो मतलब रोज में चेंजेस लाने वाले। आप लोगों को क्या बनाना है, उसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सबसे पहली चीज ये 3x3 का मैट्रिक्स है, तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इफ यू कैन रिकॉल, हमने जब टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस देखे थे उसमें अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता था वो देखा था, ठीक है। अब मैं ABCDEFGHI में लिख रहा हूँ ABCDEF एंड ये 0 0 0, इसको क्या कहा जाता है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्यों, क्योंकि ये होते हैं उसके डायगोनल एलिमेंट्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन ही है डायगोनल एलिमेंट के नीचे के सारे 0 होंगे, तो उसको क्या कहते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। द एलिमेंट्स बिलो डायगोनल मैट्रिक्स आर 0, देन द मैट्रिक्स इज सेड टू बी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। व्हाई, ये देखो अपर, ऊपर ऐसे ट्रायंगल बन रहा है ना, इसके लिए। तो अगर मुझे इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाना है, तो ये देखो ये डायगोनल एलिमेंट दिख रही है 1 1 4, इसके नीचे के एलिमेंट मुझे क्या बनाने पड़ेंगे, 0 बनाने पड़ेंगे। क्या, 0, मतलब ये 2 मुझे 0 बनाना है, ये 3 को भी 0 बनाना है और ये 2 को भी 0 बनाना है। तो मतलब समझ में आ गया हमें करना क्या है। बाय यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन वी हैव टू मेक दिस 2 3 एंड 2 एज अ 0, तब वो क्या बन जाएगा हमारा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। प्लीज पे अटेंशन, कैसे करना है। अब सबसे पहली चीज, whenever you want to perform the operations, you try to make or try to do the transformation by making 1 as a reference। अब इसका मतलब समझ में तो आएगा नहीं आपको कि 1 का रेफरेंस बना के क्या करना है वो, तो अभी जब सॉल्व करूंगा तब ये स्टेटमेंट का मतलब आपको बताऊंगा। सबसे पहली चीज R1 R2 R3 मैंने मार्क कर लिया, ठीक है। व्हाट डू आई वांट, 2 को मुझे 0 बनाना है। सोचो कैसे बना सकते हो, कौन से ऑपरेशन है हमारे पास। एक तो रो को इंटरचेंज करो, बट अगर मैं रो को इंटरचेंज करूंगा R2 R1 R2 R3, फिर भी 1 और 3 आने वाले, तो वो 0 बनेगा नहीं, रो इंटरचेंज नहीं कर सकता। नेक्स्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड करके, मतलब मल्टीप्लीकेशन, हमने बोला नंबर से मल्टीप्लाई करोगे रो को तो होगा, तो मल्टीप्लाई डिवाइड करके भी 0 नहीं बनेगा। आप उसको 2 से डिवाइड करोगे तो 1 बन जाएगा, बट 0 नहीं बन रहा है। तो वी आर सपोज टू गो विद द थर्ड टाइप in which we add or subtract the multiple of other rows, जो हमने यहाँ पे देखा C2 - 4C1, वैसे कुछ तो करना पड़ेगा यहाँ पे। अब ठीक से देखो, यहाँ पे ये 2 दिख रहा है आपको, ये 2 और इसमें कौन सा ऑपरेशन करने के बाद 2 0 बनेगा। पहले क्या देखो, 2 और 1, इन दोनों में 2 में से क्या माइनस, कितना मल्टीपल करना पड़ेगा 1 को, फिर 0 बनेगा। 2 में से 2 माइनस करना है। अब ये 1 है तो इसको 2 कैसे बनाओगे, मैं मल्टीप्लाइंग बाय 2, मतलब 1, मतलब R1 को क्या बनाना पड़ेगा, 2R1, और ये 2R1 क्या करना पड़ेगा, इसमें से -2 में से इसका डबल माइनस करना पड़ेगा, फिर ये 0 बनेगा, बराबर है। तो क्या करना है हमें, R2 - R1, 2 टाइम्स ऑफ R1, मतलब R2 - 2 टाइम्स ऑफ R1 क्यों किया हमने, क्योंकि 2 में से इसका 2 टाइम्स माइनस करोगे तो ये 0 बन रहा है। इसके लिए हमने देखो यहाँ पे R2 चेंजेस टू R2 - 2R1, तो चेंजेस किस में आने वाले, R2, तो R1 R3 मैंने एज इट इज लिख लिया। देखो 1 - 1 2, 1 - 1 2, R3 क्या है 3 2 4 3 2
4। एनी प्रॉब्लम? अब R2 के चेंजेस देखते हैं। R2 के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ध्यान दो, 2 के साथ 1 है, 1 के साथ -1 है, 3 के साथ 2 है। अब मैंने जानबूझ के यहाँ पे सॉल्व करके दिया आपको। नाउ दिस 2 उसके साथ कौन है? अभी यहाँ पे ध्यान देने के टाइम पे यहाँ पे भी ध्यान दो साइमल्टेनियसली। दिस -2 टाइम्स ऑफ 1, 2 - 2 टाइम्स ऑफ 1। देखो यहाँ पे लिखा 2 - 2 टाइम्स ऑफ 1 इक्वल्स टू 2 - 2 कितना बन जाएगा? 0। बराबर है। अब ये R2 है, R2 का ये हो गया तो अगला वाला 1, 1 - 2 टाइम्स ऑफ दिस। बराबर है कि नहीं? तो 1 - 2 टाइम्स ऑफ -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 प्लस ये 2 × 1 2, 1 + 2 3 बन गया। सेम दिस 3 and 2, 3 - 2 टाइम्स ऑफ दिस, 3 - 2 टाइम्स ऑफ 2, तो 2 टाइम्स ऑफ 2 कितना होता है? 4, 3 - 4 क्या बन गया? -1। मतलब 2 चेंज होके क्या बन गया? 0, 1 चेंज होके 3 बन गया एंड 3 चेंज होके -1। तो 2 की जगह पे मैंने 0 लिख लिया, 1 की जगह पे 3 लिख लिया एंड 3 चेंज होके क्या बन गया मेरा? -1। देखो अभी ये 0 आ गया, मतलब पहली स्टेप हो गई ये 0 लाने की। अभी मुझे इसको 0 लाना है। बराबर है कि नहीं? नाउ आई टू थिंक अबाउट इट। मुझे इस नंबर को 0 बनाना है, 3 को। मैंने पहले ही बोला था वी डू द ट्रांसफॉर्मेशन विथ रेफरेंस टू 1, मतलब 1 का रेफरेंस लेके। अभी 3 फिर ये 1 का रेफरेंस लो क्योंकि वो कैलकुलेशन ईजी है। अब ये 3 को कैंसिल करना है तो R3 एंड R1 में क्या करोगे? 3 को कैंसिल करना है तो क्या माइनस करना पड़ेगा? 3। तो 1 का कितना टाइम है? 3 टाइम्स है, मतलब मुझे 3 टाइम्स ऑफ R1 लेना पड़ेगा और वो किस में से माइनस करना है? R3 में से। तो अगला ऑपरेशन देखो, R3 चेंजेस टू R3 - 3 टाइम्स ऑफ R1। ठीक है। अब ये क्वेश्चन में मैंने हर स्टेप में इस साइड में कैलकुलेशन करके बताए। दिस कैलकुलेशन आर नॉट सपोज टू बी रिटन इन द एग्जाम्स और नाइदर टू बी एक्सप्लेन इन द एग्जाम। एग्जाम में आपको ये सब एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। इफ यू आर गुड विद द कैलकुलेशन, आपको पता है कैसे करना है, डायरेक्टली आंसर्स लिखो। ठीक है। अब R3 - 3 टाइम्स ऑफ R1। अब R3 कहाँ पे दिख रहा है? देखो इसमें ये R3 है, ये R3 है आपके पास और ये 3 टाइम्स ऑफ R1 है। इन दोनों का ऑपरेशन करना है। अब किस में चेंजेस आ रहे हैं? R3 में। बराबर है। तो R1 R2 हम एज इट इज लिख सकते हैं। यस डेफिनेटली वी कैन राइट। तो मैंने 1 - 1 2, 1 - 1 2 लिख लिया। देन 0 3 -1 0 3 -1 एज इट इज। अब R3 में चेंजेस है, देखो 3 - 3 टाइम्स ऑफ 1, 3 - 3 टाइम्स ऑफ 1, देखो यहाँ पे लिखा है। तो 3 - 3 टाइम्स ऑफ 1 कितना बन जाएगा? 0। यहाँ पे 0 लिख लिया। ठीक है। देन 2 - 3 टाइम्स ऑफ -1, देखो 2 - 3 टाइम्स ऑफ -1, इसको सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा? 5। मतलब कहाँ पे गया ये दिख रहा है आपको 2, ये 2 उसकी जगह पे क्या आ गया? देखो 2 की जगह पे 5 आ गया, तो मैंने 5 लिख लिया। देन 4 - 3 टाइम्स ऑफ 2, 4 - 3 टाइम्स ऑफ 2, 3 टाइम्स ऑफ 6, 4 - 6 इज -2, तो 4 की जगह पे क्या आ जाएगा? -2। मतलब हमने R3 में चेंजेस करके ये 0 बना दिया। याद रखो सिर्फ ये 0 बनाने से होगा नहीं, ये पूरा रो का कैलकुलेशन। अभी देखो आप बोलोगे सर 3 में से 1 माइनस कर दे, बाकी 2 and 4 लिख लेते हैं। नहीं, पूरा रो आपको ऑपरेशन वहां पे करना है। इसके लिए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स चेंज हो रहे हैं। समझ में आ गया ये R3 - 2 वो R1 कैसे किया? नाउ वी विल डू व्हाट नाउ। अब ये 0 बन गया, ये 0 बन गया। अभी इस 2 को, अभी 2 तो नहीं बचा है, वो 5 हो गया है। इस 5 को मुझे 0 बनाना है क्योंकि ये दोनों 0 बन गए। हमें कौन से 0 चाहिए? 1 2 3, ये दोनों तो यहाँ तक 0 बन गए। अब मुझे 5 को 0 बनाना है। अब आप बोलोगे सर डायरेक्टली कैलकुलेशन करते हैं, कुछ तो करते, सॉरी इस 5 को बनाते हैं, यहाँ तक आ गए थे हम। अब 5 को बनाते हैं। यू विल से सर 5 का हम इसके साथ ऑपरेशन करते हैं, 1 के साथ। 5 में अगर इसका 5 टाइम्स ऐड किया तो कैंसिल हो जाएगा, बट अगर 5 को ऐड किया तो ये 0 भी इसमें ऐड होने वाला है, तो हम 5 को इसके साथ नहीं ऐड कर सकते, हमें इसके साथ कुछ तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। ठीक है। अब मैंने ऑलरेडी आपको बोला है कि कभी भी आप ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो कैंसिलेशन का तो 1 के रेफरेंस से करना इजी जाता है। तो मैं इस 3 को पहले क्या बना लेता हूँ? 1। इस 3 को 1 बनाना है बाय डूइंग मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन। कैसे करोगे? यस डेफिनेटली व्हाट यू विल डू, यू विल डिवाइड इट बाय 3। मतलब ये कौन सी रो में आ रहा है? रो ट्रांसफॉर्मेशन है। कौन सी रो में? या R2 में। तो इस R2 को आप क्या करोगे? 1/3। तो R2 चेंजेस टू R2/3, मतलब R2 में चेंजेस क्या कर रहे हैं? R2/3। अब ये हमने क्यों किया? ये इसी एलिमेंट को 0 क्यों बनाया, 1 क्यों बना रहे? ये हम जब आगे जाके इनवर्स मैट्रिक्स देखेंगे तब आपको वो पैटर्न समझ में आ जाएगा। ठीक है। सो इस 3 को मुझे 1 बनाना है, तो मैं इस पूरे को क्या करूंगा? 1/3 से डिवाइड करूंगा। सो 0 को 1/3 किया तो 0 रहेगा। 3 को 3 से डिवाइड किया तो क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगा। और -1 को 3 से डिवाइड किया तो -1/3। एनी प्रॉब्लम? समझ में आ गया। अब ये 1 बन गए और ये 5 है। अब कैलकुलेशन करते हैं। 5 और 1, 5 को कैसे कैंसिल करोगे? 5 में से इसका
5 टाइम्स माइनस करना पड़ेगा एग्जैक्टली। तो मैंने वही लिखा है, ये 5 कहाँ पे, R3 में, ये R2 में, तो R3 माइनस 5 टाइम्स ऑफ R2। समझ में आ गया ये ऑपरेशन क्यों किया है। अब किस में चेंजेस आने वाले, R3 में, तो R1 मतलब 1 माइनस 1 2, 1 माइनस 1 2 एज इट इज लिखा, R2 0 1 माइनस 3, 0 1 माइनस 3 एज इट इज लिख लिया। सिर्फ R3 में चेंजेस है। अब देखो तो R3 में चेंजेस क्या आने वाले, R3 माइनस 5 टाइम्स ऑफ R2, इन दोनों का कैलकुलेशन 0 0 कुछ भी कैलकुलेशन करो, 0 माइनस 5 टाइम्स ऑफ 0 0 बन जाएगा। अब 5 में से इसका 5 टाइम्स गया, मतलब 5 में से 5 गया, देखो 5 माइनस 5 टाइम्स ऑफ 1 कितना बचा, 0, तो मैंने यहाँ पे 0 लिख लिया। अब इसमें से इसका 5 टाइम्स देना है, -2 में से इसका 5 टाइम्स कैंसिल करना है, देखो यहाँ पे लिखा -2 माइनस 5 टाइम्स ऑफ -1/3, सो 5 टाइम्स ऑफ -1/3। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ये -2 एज इट इज, ये माइनस माइनस प्लस लिख लिया, एंड 5 इंटू 1/3 क्या बनेगा, 5/3। अब अगर इसका कैलकुलेशन करोगे तो 3 इंटू -2 -6 प्लस 5 -1, मतलब -1/3। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा आपका, -1/3। अब देखो तो यहाँ पे ये डायगोनल एलिमेंट्स है, इसके नीचे के बिलो द एलिमेंट्स बिलो द डायगोनल एलिमेंट्स और आर 0 0 0 0, मतलब ये क्या बन गया हमारा, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। एंड वही उन्होंने क्वेश्चन में बोला था आपको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स प्रूव करो, तो चेंज करो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में बाय डूइंग द रो ट्रांसफॉर्मेशन। तो समझ में आ गया आप लोगों को। अब कौन सा सीक्वेंस कब लेना है, कब R3 माइनस 3R1 करना है, कब R2/3 करना है, या फिर कब R3 माइनस 5 टाइम्स ऑफ R2 करना है, ये सब टाइम बाय टाइम, प्रैक्टिस बाय प्रैक्टिस आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, एनी प्रॉब्लम, एक बार ठीक से देख लो ये क्वेश्चन। और ये 2 ही क्वेश्चंस है जो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन पे डिपेंडेंट है, मतलब प्योरली एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें आपके एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के कंसेप्ट काफी हद तक क्लियर हो जाएंगे। अगर ये 2 क्वेश्चंस आपने ठीक से समझ लिए तो आगे की एक्सरसाइज सॉल्व करना आप लोगों को इजी जाएगा। सो प्लीज डू द प्रैक्टिस प्रॉपरली फॉर दिस। Hopefully everyone is clear with the concepts of elementary transformations, all the 3 types of elementary transformations, and how to perform the elementary transformations on the matrix. We have solved question number 1 and 2 of exercise 2.5 on the same topic, which is elementary transformation. Now we'll start with the next topic, which is inverse of a matrix. ठीक है, अब अगला जो टॉपिक है वो है इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। अब इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है वो समझ लो। फॉर अ मैट्रिक्स ए देयर एग्जिस्ट द इनवर्स मैट्रिक्स ए इनवर्स। ठीक है, ये इसको कैसे पढ़ते हो, ए इनवर्स। अब ए इनवर्स क्या होता है, इनवर्स का मतलब आपको पता है उल्टा, बराबर ही नहीं। तो ए इनवर्स ऐसा मैट्रिक्स होता है, समझ लो, ए इनवर्स ऐसा मैट्रिक्स होता है अगर उसको ओरिजिनल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो, बराबर है। मतलब समझो आपके पास ए है 2 4 1 2 एंड उसका समझ लो, जस्ट कंसिडर, समझ लो कि उसका ए इनवर्स है। आई एम राइटिंग, यहाँ पे लिखने में प्रॉब्लम आया, वेट अ मिनट। ठीक है, हाँ अभी देखो ये ए है और ये इनवर्स है, समझ लो ये करेक्ट नहीं है, ये पेयर करेक्ट नहीं है, बट आपको समझे इसके लिए। ए और ए इनवर्स ऐसे मैट्रिक्स होते हैं, ए इनवर्स ऐसा मैट्रिक्स होता है कि अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा, क्या आएगा उसका आंसर, यस डेफिनेटली उसका आंसर आपका आने वाला है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखो यहाँ पे लिख दिया है, ए इनवर्स एंड ए ऐसे होते हैं कि दैट इज ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए, सच दैट उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आने वाला है, आई। मतलब ए इनवर्स मतलब इनवर्स मैट्रिक्स होता है सच दैट उसका और ओरिजिनल मैट्रिक्स का अगर मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आंसर जो होता है वो क्या आने वाला है, आई आने वाला है। आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब 2x2 के लिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, 1 0 0 1। एनी प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम, समझ में आ गया। अब ये आपको डेफिनेशन वगैरह पूछी नहीं जाती, बट ए इनवर्स क्या होता है ये आपको पता हो, इसके लिए मैंने बता दिया ये कैलकुलेशन पार्ट करके। आपको पूछा नहीं जाता है कि ए इनवर्स क्या होता है, कैसे ए इनवर्स फाइंड करने आपको पूछा जाता है, हाउ टू फाइंड, विच आर द मेथड्स टू फाइंड वगैरह वगैरह, एवरीथिंग इज देयर। बट व्हाट इज इनवर्स मैट्रिक्स या फिर व्हाट इज इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, दैट इज नॉट आस्क, बट यू शुड बी नोइंग व्हाट यू आर सॉल्विंग। इसके लिए मैंने आपको इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है वो समझा दिया। अब इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए ये कंसेप्ट हमने देखी है ऑलरेडी। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए कंडीशन है, कंडीशन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ ए इनवर्स। मतलब आपको कोई मैट्रिक्स दिया गया, उसका ए इनवर्स निकल सकता है कि नहीं, उसके लिए कंडीशन है। हर मैट्रिक्स का ए इनवर्स नहीं निकलता है, समझ लो। यू कैन नॉट फाइंड ए इनवर्स और इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स फॉर एवरी मैट्रिक्स, यू कैन नॉट। ठीक है,
देयर इज वन कंडीशन फॉर द मैट्रिक्स, अगर वो कंडीशन वो सेटिस्फाई करेगा देन एंड देन ओनली यू कैन फाइंड इट्स इनवर्स। ठीक है, अब वो कंडीशन क्या है वो देखते हैं। अब वो कंडीशन है कोई भी मैट्रिक्स ए है आपके पास, अगर उसका डिटर्मिनेंट, ये डिटर्मिनेंट का सिंबल है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 है, अगर 0 नहीं है मतलब उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 नहीं, मतलब पॉजिटिव या निगेटिव कोई भी नंबर है बट 0 नहीं है, देन एंड देन ओनली यू कैन फाइंड ए इनवर्स। अब हमने देखा था डिटर्मिनेंट 0 नहीं होता है, उस मैट्रिक्स को क्या कहते हैं हम, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर डिटर्मिनेंट 0 है तो उसको कौन सा मैट्रिक्स कहते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स। बराबर है कि नहीं, मतलब अगर दिया हुआ मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है उसी का मतलब क्या होता है कि उसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं है, देन एंड देन ओनली यू कैन फाइंड द इनवर्स ऑफ दैट मैट्रिक्स। मतलब आपको कभी भी अगर मैट्रिक्स का इनवर्स पूछा जाएगा, पहले आपको उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा, अगर वो 0 नहीं होगा देन एंड देन ओनली यू आर गोइंग टू सॉल्व इट फॉर इनवर्स। समझ में आ गया आपको ये चीजें, कंडीशन इसके। और बहुत लोगों को डिटर्मिनेंट की जो कंसेप्ट है वो दिमाग से निकल गई होगी, ध्यान में नहीं होगा, याद नहीं होगा। सो फॉर देम व्हाट आई हैव डन, आई हैव solved one example for how to do the calculation for determinant. Here a is given as 1 2 minus 5 3 2 6 and 1 3 minus 4. अब हमें पता है 3/3 मैट्रिक्स ही मैं बताने वाला हूँ क्योंकि आपको सॉल्व भी 3/3 का करना है। ये 3 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे, बराबर है कि नहीं, इनको साइन देता हूँ प्लस माइनस प्लस, ये पैटर्न है डिटरमिनेंट फाइंड करने के लिए। 1 को प्लस, 3 को माइनस और 1 को प्लस। नाउ व्हाट आर वी गोइंग टू डू, अब मैं सबसे पहले 1, ये 1 ले लिया, साइन कौन सा है उसको प्लस, तो मैंने 1 प्लस लिख लिया, बराबर है। अब व्हेन आई एम कंसिडरिंग 1 का रो एंड 1 का कॉलम कैंसिल हो जाएगा, मतलब 1 3 1 एंड 1 2 माइनस 5 कैंसिल हो गया, बचा कौन दिख रहा है यहाँ पे, देखो 2 3 6 माइनस 4, देखो मैंने यहाँ पे लिख लिया 2 3 6 माइनस 4 लिख लिया। नेक्स्ट 3 को कौन सा साइन देना है हमें, माइनस, सो मैंने यहाँ पे -3 लिख लिया। अब 3 के टाइम पे 3 का रो मतलब ये वाला रो और 3 का कॉलम मतलब ये वाला कॉलम, देखो अभी ये रो तो कट हो गया, अभी ये कॉलम कट हो गया। अब कौन बचा यहाँ पे, 2 - 5 3 - 4, 2 - 5 3 - 4। ठीक है, सेम फॉर द नेक्स्ट, क्या बचा है वो +1, तो मैंने यहाँ पे +1 लिख लिया। 1 के टाइम पे फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम कट हो गया, देखो अभी ये ज्यादा कट कर रहा हूं मैं, मतलब लास्ट ऑप्शन है इसके लिए, तो बचा कौन, ये वाला, क्या है वो 2 - 5 2 6, 2 - 5 2 एंड 6। समझ में आ गई पहली स्टेप। अब 2/2 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना तो आपको पता है, क्या करते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सब्सट्रैक्ट, तो 1 मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो मैंने 1 लिखा नहीं फिर से, तो 2 × -4 कितना होगा, -8, -6 × 3 क्या होगा 18, मतलब 2 × -4 -6 × 3, तो -8 -18। आगे कौन है, -3, तो मैंने -3 लिख लिया। आगे अभी फिर से यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये +2 है, माइनस नहीं है, तो 2 × -4 क्या हो जाएगा, -8, -5 × 3, माइनस प्लस हो जाएगा, 5 × 3 क्या बन जाएगा 15, बराबर है कि नहीं। यहाँ पे मैंने एक स्टेप बढ़ा ही नहीं है, तो समझ लो ठीक से, 2 × -4 -8, फिर हम माइनस करते, बराबर है कि नहीं, बट ऑलरेडी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या है, -5 × 3 -15, इसमें से हमें माइनस करना है, +15 को भी माइनस साइन है, बराबर है कि नहीं, तो दोनों माइनस एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल, मतलब बन जाएगा +15। ठीक है, आगे कौन है, +1, उसके बाद इनका कैलकुलेशन 2 × 6 12 -5 × 2 -10। अब देखो यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा स्टेप कर दी, यहाँ पे शॉर्टकट यूज कर दिया, तो जैसे यहाँ पे लिखा है -10 वैसे यहाँ पे क्या आएगा, -15 और वो +15 बन जाएगा। अब -8 -18 क्या बन जाएगा, -26, देन -3 × इन दोनों का कैलकुलेशन, -8 + 15 क्या हो जाएगा, +7, +1 है तो लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस प्लस, तो 12 + 10, तो -26, 3 7 -21 और 12 + 10 22। इनका कैलकुलेशन करेगा तो आंसर क्या आ जाएगा, -25। मतलब डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना है आपका, -25। तो 0 आया का आंसर, नहीं 0 नहीं आया, मतलब वो कौन है, नॉन सिंगुलर, और नॉन सिंगुलर है इसके लिए ए इनवर्स वहां पे एग्जिस्ट करता है। तो हम इस मैट्रिक्स के लिए ए इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे फाइंड करना है वो अगले लेक्चर में देखने वाले हम, बट अभी आपको इनवर्स क्या होता है और उसकी कंडीशन क्या होती है वो आपको बता दिया। ठीक है, समझ में आ गया सब लोगों को। प्लीज गो थ्रू द टॉपिक थोरली, बिकॉज ये टॉपिक अगले 2 जो टॉपिक्स हम देखने वाले, मेथड्स ऑफ फाइंडिंग द इनवर्स, उसका बेस है, पूरा फाउंडेशन आज जो देखा हमने वो है। इसके लिए मैंने स्पेशली यही एक टॉपिक आज के लिए रखा था,
सो दैट आपका एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के कंसेप्ट ठीक से क्लियर हो जाए. ठीक है. सो इफ यू हैविंग एनी डाउट प्लीज आस्क मी, डोंट हेजिटेट टू आस्क मी, बट ठीक से प्रैक्टिस कर लो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस की. ठीक है. थैंक यू सो मच एवरीवन. इसी के साथ, इस टॉपिक के साथ ही मैंने आपको एक असाइनमेंट भी दी है. देयर आर 5 क्वेश्चंस ऑन एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस, सो दैट आप लोगों के एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन की प्रैक्टिस हो जाएगी. एनी प्रॉब्लम? ओके, थैंक यू सो मच.